हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीवाई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एबीवाई अपने को यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस उपलब्ध करवा रहा है। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ क्लासों का आनंद लें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान भूगोल में, और राजस्थान भूगोल का फिजिकल पार्ट भौतिक प्रदेश अपन चर्चा कर रहे थे। उसी की अगली कड़ी में अपन चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, यहां अपन चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में चर्चा करते करते अपन पहुंचे थे तेथिस सागर का तेथिस सागर का अवशेष, और जिसमें अपन ने देखा था राजस्थान में मरुस्थली प्रदेश को, मरुस्थली प्रदेश को यहां अपन चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। अब देखें मरुस्थली प्रदेश, और मरुस्थली प्रदेश में अपन देख रहे थे पश्चिमी रेतीला मैदान का मैदान की भूगर्भिक संरचना, पश्चिमी रेतीले मैदान की भूगर्भिक संरचना। इसी कड़ी में अपन आगे बात करते हैं। अपन ने भूगर्भिक कालक्रम की श्रेणी लिखी। भूगर्भिक काल क्रम, भूगर्भिक कालक्रम में अपने सबसे पहले देखा एजोइक, नंबर एक एजोइक, एजोइक के बाद में नंबर दो पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद में नंबर तीन मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद में नंबर चार सीनोजोइक, और सीनोजोइक के बाद में नंबर पांच नियोजोइक। अगर इन भूगर्भिक कालक्रम की श्रेणियों में आगे और चलें तो एजोइक में अपन बांट सकते हैं प्री कैम्बियन काल, प्री कैम्बियन काल, प्री कैम्बियन काल। इसके बाद में पेलियोजोइक को अगर विभाजित करें तो पेलियोजोइक में है नंबर एक कैम्ब्रियन, नंबर दो ओडोबिशियन, नंबर तीन सिलूरियन,
नंबर 4 डिवोनियन, नंबर 5 कार्बोनिफेरस और नंबर 6 परमियन। इन दोनों को अपन पढ़ते हैं परमो कार्बोनिफेरस काल से, परमो कार्बोनिफेरस नाम से। इसके बाद में आगे चलें, पेलियोजोइक के बाद में सिनोजोइक, यही लिख लेते अपन सिनोजोइक। सिनोजोइक में लिखें तो ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। आगे चलें, टर्शियरी काल और टर्शियरी काल के बाद में क्वाटरनरी काल। यहां कल अपन चर्चा कर रहे थे और यहां से अपने अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपन चर्चा करते करते पहुंचे थे परमो कार्बोनिफेरस पर। परमो कार्बोनिफेरस में अपन ने देखा परमो कार्बोनिफेरस, परमो कार्बोनिफेरस में अपन ने देखा कि टेथिस सागर, टेथिस सागर का टेथिस सागर का निर्माण प्रारंभ कहां हुआ? परमो कार्बोनिफेरस से। और परमो कार्बोनिफेरस से अपन आगे चले कहां तक? टर्शियरी काल तक, टर्शियरी काल तक। यहां तक अपने को टेथिस सागर पाया गया। टर्शियरी काल के अंत में आते आते क्वाटरनरी काल तक, क्वाटरनरी काल तक, क्वाटरनरी काल में टेथिस सागर का पीछे हटना स्टार्ट हुआ। पीछे हटना, और पीछे हटने का तात्पर्य धीरे धीरे इसका विस्तार का कम होना। और टेथिस सागर के बाद में अपने पास आया भारतीय मरुस्थल। और इस भारतीय मरुस्थल को जो अपन राजस्थान में किस नाम से देख रहे हैं? राजस्थान में अपन इसको देख रहे हैं पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और परमो कार्बोनिफेरस काल के बाद में अपन आगे और चर्चा करें तो परमो कार्बोनिफेरस। एग्जामों में इसके बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। नंबर 1, क्या राजस्थान में परमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष पाए गए? तो बिल्कुल राजस्थान में परमो कार्बोनिफेरस के अवशेष पाए गए। नंबर 1 अपन ने देखा बाप बोल्डर बेल्ट, नंबर 2 भादुरा बालुकाश।
ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों। बाप बोल्डर बेल्ट किस जिले में है? जोधपुर जिले में। किस जिले में है? जोधपुर जिले में। भादुरा बालूकास में भी जोधपुर जिले में ही है। जोधपुर, दोनों की जगह का नाम है, यहां बाप नाम है, यहां भादुरा नाम है। अगर बात करें बाप बोल्डर बेल्ट, इस बोल्डर का तात्पर्य गोलाश्म से है। मैं लिख लेता हूं, बोल्डर गोलाश्म। गोलाश्म को अपन अपनी भाषा में कहें एक पत्थर का गोल टुकड़ा। पत्थर का गोल टुकड़ा। ये जो बाप बोल्डर बेल्ट अपने पास पाया गया जोधपुर जिले में, इस गोलाश्म पर हिमयुगीन अवशेष है। क्या है? हिम युगीन अवशेष। और हिमयुगीन अवशेष में अपन कहें कि हिमनदों द्वारा इन बोल्डरों पर स्क्रैच टाइप के हैं, तो ये स्क्रैच हिमयुगीन अवशेष हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हिमयुगीन अवशेष हैं या नहीं है? हैं तो कहां पे हैं? बाप बोल्डर जोधपुर। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात आती है कि ये बोल्डर कहां से आए? ये जो बाप बोल्डर है, ये बोल्डर कहां से आए? तो बोल्डर के अवशेषों की अपन बात करें, बोल्डर बोल्डर अपने पास आए 3 सेल श्रेणियों से। नंबर 1 अरावली, नंबर 2 विंध्यन श्रेणी, और नंबर 3 मालानी सेल समूह। अरावली महाश्रेणी, विंध्यन महाश्रेणी, और मालानी सेल। ठीक है, अब अपने को दोनों चीजें पता चल गई। राजस्थान के जोधपुर जिले में बाप बोल्डर बेल्ट कब का अवशेष है? हिमयुगीन अवशेष है। वो जो बोल्डर पाए गए वो कहां से आए? वो आए अपने पास अरावली श्रेणी से, विंध्यन कागार श्रेणी से, उसके बाद में तीसरा मालानी श्रेणी से। अब आगे चलते हैं। बाप बोल्डर के बाद में ट्राइसिक जुरेसिक क्रिटेशियस काल। ट्राइसिक के राजस्थान में अवशेष पाए गए थे, लेकिन अभी इनका अध्ययन नहीं किया गया। जुरेसिक कालीन अवशेष अपने पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। जुरेसिक कालीन अवशेष। जुरेसिक कालीन अवशेषों में अपने बात करें, पश्चिमी रेतीले मैदान में श्रेणियों को 4 क्रम में बांटा गया है। नंबर 1, जुरेसिक कालीन श्रेणी को कितने क्रमों में बांटा गया है? नंबर 1 लाठी सीरीज, नंबर 2 जैसलमेर, और इन श्रेणियों की बात करें तो इन श्रेणियों में सर्वाधिक जो पाए गए वो हैं चूना पत्थर और बलुआ
पत्थर। राजस्थान में जुरेसी कालीन अवशेष लाठी सीरीज के रूप में पाए गए, जैसलमेर सीरीज के रूप में पाए गए। इन दोनों श्रेणियों में जो सर्वाधिक मात्रा पाई गई वो चूना पत्थरों की रही और बलवा पत्थरों की रही। जुरेसी कालीन के बारे में आगे और चर्चा करें। जुरेसिक के बाद में क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल के सहल समूह। नंबर 1 आबूर श्रेणी, नंबर 2 पारवार श्रेणी, नंबर 3 फतेहगढ़ श्रेणी। अब्बूर, पारवार और फतेहगढ़ श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां पाई गई हैं क्रिटेशियस काल से। ट्राइसिक के पाए गए हैं पर अब अध्ययन नहीं किया गया। ट्राइसिक के बाद में जुरेसिक कालीन, जुरेसिक कालीन जैसलमेर में पाई गई लाठी सीरीज नाम से और जैसलमेर नाम से। लाठी सीरीज और जैसलमेर में सर्वाधिक चूना पत्थर और बल्लूका पत्थरों की प्रधानता पाई गई। जुरेसिक काल के बाद में क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल में आबू श्रेणी या इसको अपन आरबूर श्रेणी भी कह सकते हैं, आरबूर श्रेणी, पारवार श्रेणी, उसके बाद में फतेहगढ़ श्रेणी। इसके बाद में आगे चर्चा और करें टर्शरी कालीन। टर्शरी कालीन श्रेणियां। तो सबसे पहले देखिए कि टर्शरी कालीन श्रेणियां राजस्थान के विस्तार के रूप में किन जिलों में है। तो नंबर 1 अपन देख लें, जैसलमेर। नंबर 2 बाड़मेर। नंबर 3 बीकानेर। नंबर 4 जोधपुर। और इन जिलों में भी अगर अपन देखें तो सर्वाधिक प्रधानता जो पाई जा रही है वो सेम चूना पत्थर, बलवा पत्थर, मुल्तानी मिट्टी के रूप में। मुल्तानी मिट्टी के बाद में और देखें तो लिग्नाइट, कोयले के रूप में। लिग्नाइट कोयले के बाद में और देखें नंबर 1 चूना पत्थर, मुल्तानी मिट्टी और लिग्नाइट के रूप में। ठीक है, आगे और इन्हीं जिलों को लेकर के अपने एक बार वापस और चर्चा कर लेते हैं। बाड़मेर और बीकानेर की पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया है दोनों से। टर्शरी कालीन, अवशेष के रूप में। और नंबर 1 बाड़मेर। अगर बाड़मेर जिले में देखिए टर्शरी कालीन अवशेषों के रूप में तो नंबर 1 गिरल। नंबर 2 कपूरडी। इन दोनों जगह पर लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। लिग्नाइट
कोयला। एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में जो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है वो कब का अवशेष है? तो टर्शरी कालीन अवशेष है लिग्नाइट कोयला। नंबर 2, बीकानेर। बीकानेर में देखें तो नंबर 1 पे है पल्लाना। नंबर 2 बरसिंगसर। बरसिंगसर। इन दोनों क्षेत्रों में भी कोयलों के अवशेष हैं और वही क्वेश्चन, कोयला कौन सा? लिग्नाइट प्रकार का, लिग्नाइट कोयला। समझ में आ गई दोनों बातें? बाड़मेर और बीकानेर जिले में जो कोयले के अवशेष पाए जा रहे हैं वो किस काल के हैं? दोनों के दोनों टर्शरी काल के हैं। अब टर्शरी काल के बाद में आगे चलें, क्वाटरनरी काल। क्वाटरनरी क्वाटरनरी काल की बात करें तो राजस्थान में क्वाटरनरी काल के जो अवशेष पाए गए, जो सर्वाधिक अपन देखें तो ये हैं, जितनी भी सेल समूह पाई गई, यहां सेल समूह है, उन सारी सेल समूहों की मृदाओं का यदि अध्ययन किया जाए तो पता चला है ये सेल समूह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की हैं, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की में भी अब अगर आगे देखें तो ये सारी की सारी या तो नंबर 1 नदियों द्वारा या वायु द्वारा। नदियों द्वारा या वायु द्वारा, इन दोनों के द्वारा अपर्दित परिवहित और निक्षेपित हैं। ठीक है। क्वाटरनरी काल की बात करें, क्वाटरनरी काल में जितने भी सेल समूह पाए गए उन सेल समूहों की मृदाओं का यदि अध्ययन किया गया तो पता चला ये सारी की सारी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से या तो नदियों के द्वारा लाई गई हैं या वायु द्वारा लाई गई है। ये दोनों के दोनों वाहक हैं इनके, और वाहक के रूप में अपर्दित किया गया है, अपर्दित करके उनको परिवहन किया गया है। मैं लिख देता हूं इसके नीचे परिवहन भी। अपर्दन किया गया है, परिवहन किया गया है, उसके बाद में कहीं निक्षेपित किया गया है। ये चादरें अगर देखा जाए तो लगभग लगभग इस पश्चिमी रेतीले मैदान में 300 मीटर के आसपास की मोटी परत है। 300 मीटर मोटी परत के रूप में जो आज जमा है उसका अध्ययन किया गया है तो पता चला या तो नदियों द्वारा है या वायु द्वारा है। ये क्षेत्र भी कौन से हैं? उच्च पर्वतीय क्षेत्र। उन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से इनके द्वारा अपर्दित किया गया, अपर्दित करके परिवहन किया गया, परिवहन करके उनको निक्षेपित किया गया, और आज अपने पास वर्तमान में 300 मीटर मोटी जो चादर छाई हुई है सेल की, ये क्वाटरनरी काल के अवशेष हैं। यहां तक अपनी चर्चा तैतीस सागर के भूगर्भिक संरचना को लेकर के थी। अब अपन बात करते हैं भौतिक प्रदेशों की, एक एक नंबर करके। नंबर 1 अपने पास है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में नंबर 1 अपन ने लिखा था, इसी पे लिख लेते हैं। नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान। नंबर 2 अरावली
पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस मैप में देख लेते हैं चारों की चारों। नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान। नंबर 2 ये अरावली। नंबर 3 पूर्वी मैदान। और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, अब इनको अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान। इसकी अगर थोड़ी बहुत विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1 अपन देख सकते हैं पश्चिमी रेतीला मैदान अपने पास जो है एक सीमा ये पूर्वी, एक सीमा ये पश्चिमी। और इन दोनों के बीच में अपने पास है पश्चिमी रेतीला मैदान। तो दो चीजें अपने को पता चली कि राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मैदान है पूर्व की तरफ से जो सीमा बना रहा है वो अपने पास एक भौतिक प्रदेश से बना रहा है जो है अरावली। इसकी जो पश्चिमी सीमा लग रही है वो देश से बात करें तो पाकिस्तान, और वैसे रेड क्लिफ रेखा से लग रही है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। तो इसका मतलब पश्चिमी रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड क्लिफ के द्वारा, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। इसी की पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जा रहा है अरावली पर्वतमाला के द्वारा। भौतिक प्रदेश के रूप में तो अपन ने देखा अरावली पर्वतमाला के द्वारा। जलवायु की दृष्टि से देखें तो इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा किया जाता है जो अरावली के समांतर गुजरती है। इन दोनों बातों को अपन लिख लेते हैं। अब नंबर 1 पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीले मैदान की पश्चिमी सीमा किसके द्वारा निर्धारित है? रेड क्लिफ रेखा द्वारा। बात करें रेड क्लिफ रेखा की, ये भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा निर्धारण का कार्य करती है। यहीं इस पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के द्वारा निर्धारित की जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये तो है भौगोलिक रूप से। और यदि इसी को अपन जलवायु की दृष्टि से देखें तो 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा द्वारा, सम वर्षा रेखा द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अब अगर इस पश्चिमी रेतीले मैदान को देखें इस पश्चिमी रेतीले मैदान को भी अपन दो भागों में विभाजित करके पढ़ें
तो एक इसका जो भाग है वो तो है शुष्क रेतीला मैदान और एक दूसरा भाग है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने पार्ट? 2 पार्ट। नंबर 1 अपन यही विभाजित कर लेते हैं, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कितने भागों में विभाजित है? नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान, और नंबर 2 है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है, अपने जो पश्चिमी रेतीले मैदान को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, एक शुष्क रेतीले मैदान नाम से और एक अर्ध शुष्क रेतीले मैदान नाम से। इन दोनों का यदि विभाजन किया जाता है तो वो किया जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा। किसके द्वारा? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा। अब अपने सामने आया कि पश्चिमी रेतीला मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान, नंबर 2 अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीले मैदान को विभाजन करने का कार्य किसने किया? 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा द्वारा। आगे चल करके शुष्क रेतीले मैदान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, नंबर 2 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और नंबर 2 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जिन क्षेत्रों में बालू के टीले पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को किस नाम से जाना गया? बालू का स्तूप युक्त। जिन क्षेत्रों में बालू का स्तूप कम पाए जाते हैं या न के बराबर पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना गया? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अगर इन दोनों का अपन परसेंटेज के हिसाब से चेक करें तो लगभग अपन लिखें तो 60% के आसपास में तो पाया जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और 40% के आसपास में पाया जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये लगभग रेंज लिखी है मैंने 60 और 40। अगर प्रॉपर वीसी मिश्रा के अनुसार देखें, वीसी मिश्रा के अनुसार वीसी मिश्रा के अनुसार देखें तो ये 58.5% भाग पर पाया जाता है और वहीं ये 41.5% भाग पर पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दोनों के दोनों वीसी मिश्रा के अनुसार भी, और लगभग रेंज यदि अपने को पूछ ले तो 60-40 का रेशो इन दोनों का पाया जाता है। 60 में प्रॉपर वीसी मिश्रा अगर नाम देकर के पूछ ले तो अपने पास 58.50 है और ये दूसरा वाला 41.5 या 50 जैसे अपन कहते हैं। ठीक है, आगे अपन देखें अर्धशुष्क को। अर्धशुष्क को भी 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 1 घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। नंबर 2 शेखावाटी क्षेत्र या शेखावाटी बेसिन। नंबर 3 नागौर उच्च भूमि।
नागौर उच्च भूमि। नंबर 4 गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। ये अपने पास राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान का मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन ने विभाजित किया है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा। नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान, नंबर 2 अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीले मैदान को अपन ने वापस दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, नंबर 2 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो 58.5 और 41.5 ये वीसी मिश्रा के अनुसार है, और लगभग 60-40 का अपन रेशियो इसको आमतौर पर मान सकते हैं। अर्ध शुष्क की बात करें, नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 2 शेखावाटी बेसिन, नंबर 3 नागौर उच्च भूमि, और नंबर 4 गोडवाड़ प्रदेश। अब अपन एक एक की यहां से चर्चा स्टार्ट करते हैं शुष्क रेतीले मैदान से। शुष्क रेतीला मैदान, नंबर 1 शुष्क रेतीला मैदान। अब अपन देखें शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीला मैदान पश्चिमी रेतीले मैदान का पहला पार्ट, जिसे दो भागों में विभाजित करके पढ़ें, शुष्क और अर्ध शुष्क। पूरा पश्चिमी रेतीले मैदान की बात करें तो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह पूरा पाया जाता है, जिसमें से 1,75,000 में से शुष्क और अर्ध शुष्क की बातें तो ये उन्हीं का पार्ट है। शुष्क रेतीला मैदान जिसे दो भागों में बांटा अपन ने, नंबर 1 बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और नंबर 2 पे मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, नंबर 2 पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कंप्लीट शुष्क भाग की बात करें तो यह पाया जा रहा है लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर पर, वर्ग किलोमीटर पर। बाकी का पता 75,000 वो अर्ध शुष्क में पाया जाएगा। इस 1,00,000 की बात करें तो इसमें ये दोनों पार्ट हैं, शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीले मैदान के बाद में ये। अब अपन बात करते हैं शुष्क रेतीले मैदान का नंबर 1 पार्ट बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूपों में देखें तो बालू का स्तूपों को आमतौर पर दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। एक तो इनकी आकृति के आधार पर, आकृति व आकार के आधार पर, और नंबर 2 निर्माण काल के आधार पर, निर्माण काल के आधार पर। निर्माण काल के आधार पर नवीन और पुराने, और आकृति के आधार पर 5-7 नाम है, अपने एक एक की चर्चा कर लेते हैं। बालू का स्तूपों के प्रकार। सबसे पहले बालू का स्तूपों में अपन देख लेते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, एक बार इसको समझ लेते हैं, बाकी एक समझ में आ जाएगा, अपना अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बालू का स्तूप आमतौर पर माने मिट्टी के बड़े टीले। इसकी आकृति की बात करें अपन, ये अपने चल रही है हवा, और इन्हीं के समांतर यदि मिट्टी उड़ उड़ करके इकट्ठी हो जाए ये है बालू का स्तूप। इसमें 2-3 चीजें याद करने की हैं। नंबर 1, ये हवाएं चल रही हैं,
और इसी के समांतर बन रहे हैं। मतलब अब मान के चलो ये हवा ऐसे चल रही है तो ये इसी के समांतर अगर बनते जा रहे हैं तो वो है अनुदैर्घ्य प्रकार का। ये हवा चली और ये बालू का स्तूप भी हवा के समांतर बने। तो नंबर एक अपन चीज लिख रहे हैं कि ये हवाओं के या पवनों के क्या बनते हैं, समांतर। पहली चीज क्या आ गई, ये पवनों के समांतर बन रहे हैं। दूसरी चीज हवाओं की गति को लेकर के, हवाओं की गति, ये तीव्र गति की हवाओं से बनते हैं। कैसे बनते हैं, तीव्र गति की हवाओं से। नंबर 2 तीव्र गति की हवाओं से। तीसरी बात कर ले इनके क्षेत्रों की, कहां कहां पाए जाते हैं। सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं जैसलमेर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जोधपुर, नंबर 4 बाड़मेर। और सर्वाधिक की बात करें तो एक नंबर 3 वाला जोधपुर और नंबर 4 वाला बाड़मेर। हालांकि पाई बीकानेर में भी जाते हैं पर इनकी अधिकता इनकी तुलना में यहां ज्यादा रहती है। ठीक है, तो नंबर 1 समझ में आ गया, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हवाओं की दिशाओं के समांतर बन रहे हैं। नंबर 2 तीव्र गति की हवाओं के चलने के कारण बन रहे हैं। नंबर 3 आपने देखा इनके क्षेत्र। और आगे इन्हीं की बात करें, इसका एक छोटा सा बड़ा डायग्राम मैं बना लेता हूं। यह है अनुदैर्घ्य प्रकार का बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य प्रकार का बालू का स्तूप। ये चल रही है हवा, तो ये वाला ढाल कौन सा हो गया, पवनमुखी ढाल, पवनमुखी ढाल। और ये वाला कौन सा हो गया, पवन विमुखी ढाल। इन ढाल को देख करके अपना आइडिया लगा सकते हैं कि पवन विमुखी ढाल और पवन मुखी ढाल। इसका पवन मुखी ढाल तो है मंद, कैसा है, मंद। और पवन विमुखी ढाल है तीव्र। ध्यान रखे, पवन मुखी ढाल है मंद और पवन विमुखी ढाल है तीव्र। ये हवाओं के समांतर बन रहे हैं। और दूसरी बात अपने देख ली इनके क्षेत्रों की, इनके ढालों की हवाओं के तेज गति के कारण बनते हैं। और इन्हीं ये है एक, अब इनको मैं एक साथ 2 को बनाऊं, इसका मतलब ये तो बालू युक्त क्षेत्र है और ये है बालू कम पाई जा रही है ना। तो ये तो बालू का पूरा टीला और ये वो क्षेत्र जहां बालू रेत कम पाई जा रही है, यहां ये वापस टीला ऊपर हो गया। ठीक है, ये तो है बालू जहां सर्वाधिक पाई जा रही है, यहां बालू नहीं पाई जा रही। ये आम लोगों के लिए रास्ता होता है यहां से जाने का, ये आम लोगों के लिए रास्ता होता है। जिसे अलग अलग भागों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। अपने यहां इस रास्ते को जिस नाम से जाना जाता है
उसको बोलते हैं कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? कॉरिडोर। इस रास्ते को किस नाम से जाना जाता है? कॉरिडोर के नाम से, कॉरिडोर के नाम से। ठीक है, मतलब बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि, इसको बोल सकते हैं अपन उच्च भूमि, इसको बोल सकते हैं निम्न भूमि। दो बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि पाई जा रही है, जिसको अपन रास्तों के रूप में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉरिडोर। इन्हीं कॉरिडोरों को अगर सवाना में बात करें, इन्हीं कॉरिडोरों को सवाना में कहा जाता है गाशी। क्या कहा जाता है? गाशी। इन्हीं कॉरिडोरों को सवाना में क्या कहा जाता है? गाशी। अब आम लोगों का रास्ता है, आम लोग मरुस्थलों में ज्यादातर वही ऊंट पालक, मरुस्थलों में कौन? ऊंट पालक, ऊंट पालक। अब ऊंट पालक क्या करेंगे? इन रास्तों से अपने ऊंटों के झुंडों को ले जाते हैं, ऊंटों के झुंड, और इन ऊंटों के झुंडों को बोलते हैं कारवा। क्या बोलते हैं? कारवा। बात समझ में आ गई? नंबर अपन ने एक बात की, बालू का स्तूप प्रदेशों में पहले नंबर पे बालू का अनुदैर्घ्य प्रकार को, अनुदैर्घ्य प्रकार में अपन ने हवा की दिशा देखी, हवा की दिशा के समांतर बालू का स्तूप बन रहा था। पवन मुखी डाल मंद पाए जा रहे हैं, पवन विमुखी डाल